हम लोग ऑफलाइन हो गए थे, माफी चाहते हैं आप लोगों से। हाँ, तो कहां थे हम लोग? ये मैं आपको दिखा रहा था, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्या बताया था मैं? ये माना जाता है कि अर्थ के डायमीटर के 1/5 के बराबर उसके कोर पे, इनसाइड द क्रस्ट मेंटल कोर, अपने इनर पार्ट जो अर्थ का होता है कोर, उसमें एक मैग्नेट रखा हुआ है। ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। उसका जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल, उस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपर होता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो जब इधर साउथ पोल होगा तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए टुवर्ड्स द हो जाता है। क्लियर है? शेयर करिए आप लोग, सबको बुला लीजिए। माफी चाहते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, क्या था कोई इसमें क्यूरी, क्या है क्वेरी टेम्परेचर क्यूरी? वो क्यूरी है, क्वेरी नहीं है। क्लियर है? वो क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर उसे कहते हैं, इसको क्यूरी साहब के नाम पे पढ़ा, उन्होंने खोजा था। क्यूरी टेम्परेचर उसे कहते हैं कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपना मैग्नेटिज्म परमानेंट लूज कर देते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, आयरन 770 डिग्री, अगर आयरन को 770 डिग्री तक हीट कर दिया जाए तो अपना आयरन से जो मैग्नेट बना होता है दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेट। क्या कहते हैं उसको? फेरोमैग्नेट। फेरो शब्द, फेरस शब्द का ही मतलब आयरन है, आप लोगों ने पढ़ा है, उसी का लैटिन नेम है फेरम, आयरन का ही। तो 770 डिग्री 770 डिग्री सेल्सियस पे अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, उसी को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्लियर है? और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए क्लास कैसा चल रहा है, बढ़िया है, क्या इंप्रूवमेंट करना है वो भी बता दीजिए। ये देख लीजिए, ये भी एक मैग्नेट की तरह अर्थ का ही शो कर रहा है कि नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं जो उसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ, क्योंकि अर्थ का तो नॉर्थ पोल ऊपर होता है, लेकिन जो माना जाता है कि इसके कोर में मैग्नेट है, उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के साउथ की तरफ होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो अर्थ के चारों तरफ एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए कभी कभी आप किसी जंगल में जाइए, किसी ऐसे जगह जाइए, कंपास काम नहीं करता, मूवीज में देखे होंगे आप, कंपास चारों तरफ ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगता है। इट मींस वहां एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कंपास भी काम नहीं करता। कंपास का इस्तेमाल डीप फॉरेस्ट या ओशियंस में किया जाता है डायरेक्शंस पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए। और यहां आप देख रहे हैं कंपास का इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए किया जा रहा है। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन था बेटा मयंक? क्या था क्वेश्चन बेटा? रिपीट करिए आप मयंक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आ जाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे ओस्टेड साहब ने क्या कहा। तो ओस्टेड साहब ने यह कहा कि जो कोई, अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है? एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो करंट पे डिपेंड करेगी, उसका डायरेक्शन भी किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना, क्या है क्वेश्चन में? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगातार करंट दें तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है फॉर समटाइम्स के लिए, फॉर समटाइम्स के लिए। इसीलिए आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका इस्तेमाल आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े बड़े आयरन के जो बार्स होते हैं उनको उठाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसीलिए बेटर होता है परमानेंट मैग्नेट से।
किसी मशीन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक आपको चाहिए तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब नहीं चाहिए नहीं करेगा। करंट आपने फ्लो कराना बंद कर दिया, नहीं करेगा। बाहर जैसे बड़े बड़े जेसीबी वो होते हैं, जो बड़े बड़े बार आयरन के जो पोल्स होते हैं उनको उठाते हैं, तो ऐसे चिपका के उठा लिए, ऐसे करंट आपने सप्लाई बंद कर दिया, छोड़ दिया, रख गया, ठीक है। अगर नहीं बंद होगा तो चिपका रहेगा उसी तरह, ठीक है। और इसलिए यूज होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग, आप लोगों ने पढ़ा भी, पढ़ाऊंगा, बाय इंक्रीजिंग करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, बाय कीपिंग सॉफ्ट आयरन कोर में रखकर, ठीक है, समझ गए। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ओस्टेड साहब ने 1820 में यह बताया कि कोई करंट का रिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उससे पहले करंट और मैग्नेट की खोज हुई थी, खोज हो चुकी थी, लेकिन करंट और मैग्नेट का आपस में कोई रिलेशन है ये कोई नहीं समझता, सोचते थे दोनों क्या है, सेपरेट चीजें हैं। करंट एक अलग प्रॉपर्टी है, मैग्नेट एक अलग, इनका आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। लेकिन जब ओस्टेड साहब ने यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए उसको ऑब्जर्व किया, उस पर रिसर्च किया, तो 1820 में पॉम्पलेट पर्चे छपवाए, उसमें ये लिखवाया उन्होंने कि जो मैग्नेट होता है और करंट, इनका आपस में रिलेशन है। करंट से क्या बना सकते हैं, मैग्नेट। करंट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, करंट का रिंग कंडक्टर। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। थैंक यू आरवी बेटा, थैंक यू, समझ गए। चलिए, तो करंट का रिंग कंडक्टर जैसे ये है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये प्रश्न आया कि डायरेक्शन क्या होगा उसका भाई। बार मैग्नेट तो बता दिए नॉर्थ टू साउथ, बार मैग्नेट तो आपने बता दिया नॉर्थ टू साउथ, इसका क्या होगा डायरेक्शन। तो यहां फिर आए मैक्सवेल साहब। कौन आए, मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने अपना राइट हैंड थंब रूल दिया। क्या दिया, राइट हैंड थंब रूल। आपसे पूछेगा व्हाट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर विथ योर राइट हैंड, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर विथ योर राइट हैंड। करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करिए, वेयर द थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब किसका डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, करंट का। किसका, करंट का। और जो फोर फिंगर का कर्ल होगा वो किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे बी, यहां सिंबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, हाँ बिल्कुल सही, इलोन मस्क वाला टेस्ला। सर निकोलस टेस्ला ने एसी करंट की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर है ये, ठीक है। और उन्हीं पे नाम पे इलोन मस्क साहब का कंपनी भी है, ठीक है, वो बहुत बड़े फैन है उनके। क्लियर है। तो ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मींस करंट, आई मींस करंट। तो ये यहाँ फोर फिंगर का जो कर्ल होगा, मतलब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है, समझ गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक प्रश्न पूछा गया था, करंट कहीं कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, स्ट्रेट लाइन या पैरेलल, कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और किसी करंट करेंगे कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। एक यहां पॉइंट पी ले ले, एक यहां क्यू ले ले, कहां स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, पी पे, क्यू पे कम होगा, वीक हो जाएगा। जितना इस कंडक्टर से दूर जाएंगे उतना ही वीक हो जाएगा। मान लीजिए कंडक्टर डाउनवर्ड, अब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो आप ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये जो शो कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द कंडक्टर। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए, करंट का डायरेक्शन अब डाउनवर्ड कर दीजिए, तो क्लॉकवाइज अराउंड द कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें, ऐसे कर दें, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्लॉकवाइज। घड़ी देखते हैं आप, ऐसे चलता है ना घड़ी, ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉक, जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक। ऐसे पकड़िए, क्या हो गया ये, क्लॉकवाइज। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। थंब आपका हमेशा करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, आप ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा कर दिया जाए, चलिए वो भी करके देख लेते हैं।
चलिए वो भी बता देते हैं। क्लियर है? मान लीजिए ऐसा हो गया, तो आप ऐसे पकड़िए, थंब हमेशा करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना आपको। ये जहां जा रहा है कर्ल फोर फिंगर का वो जाने दीजिए, ये तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। क्लियर है? फिर भी वही क्लॉकवाइज। आप ऐसा ले लीजिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो आप ऐसे पकड़िए थंब का डायरेक्शन, कुछ ऐसा हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है? ऐसा समझ गए? तो आप थंब का डायरेक्शन हमेशा, ये थंब करंट का डायरेक्शन, ये फोर फिंगर का कर्ल किसका डायरेक्शन, फोर फिंगर का कर्ल किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। अपवर्ड है तो ऐसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, ऐसा है तो ऐसे कर दीजिए, ऐसा है तो ये हो जाएगा। मैक्सवेल साहब ने यही समझाने की कोशिश किया है। क्लियर है? अब इसमें तमाम रूल लगते हैं, 12th में जाएंगे और है, 12th में आप लेंज लॉ पढ़ेंगे, बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ेंगे, ये सब तमाम चीजें वहां, यही मैग्नेटिज्म नहीं खत्म हो जाता है। तो आपका जो यहाँ टॉपिक उसमें मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। इसमें और कितने नियम से पता कर सकते हैं, एक और आपने पढ़ा है क्लॉक फेस रूल। क्या पढ़ा है? क्लॉक फेस रूल। ये क्या है? क्लॉक फेस रूल क्या है भैया? क्लॉक फेस रूल ये है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है किसी कंडक्टर में, कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करंट अगर ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? नॉर्थ पोल की तरह। हम ऐसे मान लेते हैं, मान लो करंट क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, मैं ऐसे मान लो कोई कंडक्टर हूं, 3D में आपको समझा रहा हूं, मैं कंडक्टर हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर करंट मेरे में ऐसा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा फेस जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह? नॉर्थ पोल की तरह। किसकी तरह? नॉर्थ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर से नॉर्थ से जाएगा और साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से आएगा और किसकी तरफ जाएगा? साउथ की तरफ। ऐसा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस पोल से जाएगा अंदर की तरफ। एंटी कैसे मैंने याद रखा है इसको, तो इस तरह याद रखना आपको, एंटी, एन आया तो ये नॉर्थ पोल की तरफ, एंटी एन से, एंटी क्लॉकवाइज है करंट तो कैसा? नॉर्थ पोल की तरफ। और अगर क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसा है? क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? साउथ पोल की तरह। अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो जो फेस होगा सामने वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्लॉकवाइज है करंट तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब अंदर इसके पीछे साइड, इसके पीछे साइड ये साउथ पोल हो जाएगा, इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जाता है, और जब ये साउथ पोल हो जाएगा तो पीछे से नॉर्थ हो जाएगा वो, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन तो वही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? तो ये क्लॉक फेस रूल है। क्या है ये? क्लॉक फेस रूल है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये टॉपिक समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें एक और रूल है कॉर्क स्क्रू रूल, उसको भी कहिए तो मैं बता दूं। कॉर्क स्क्रू रूल भी देख लीजिए। चलिए कॉर्क स्क्रू रूल ये क्या कहता है, आप लोगों ने पेच तो कसे ही होंगे, है ना, कि नहीं कसे है पेच? पेच जब कसते हैं आप तो क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब नीचे जाता है, कसता है वो, और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। तो जब क्लॉकवाइज रहेगा आप किसको, उसको क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट हो जाएगा, पेच नीचे जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब आप इसी पेज को, जो स्क्रू है जिसको इंग्लिश में स्क्रू कहते हैं, उसको आप किस तरह घुमाएंगे, किस तरह घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब खुलेगा। क्या होगा? खुलेगा एंटी क्लॉकवाइज में। समझ गए? क्या हो जाएगा? खुलेगा। समझ गए? समझ में आ रहा है सबको बच्चा लोग? क्लियर है? तो ये आपका कॉर्क स्क्रू रूल हो गया। क्या हो गया? कॉर्क स्क्रू रूल। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जल्दी से, सब लोग कमेंट करके क्लियर है, या मैं फिर से रिवीजन करा दूं। आप लोगों ने क्या पढ़ा? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ करंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने 3 नियम पढ़ा, कौन कौन सा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। क्या? कॉर्क स्क्रू रूल, फिर
क्लॉक फेस रूल, कॉर्क स्क्रू रूल एंड क्लॉक फेस रूल और मैक्सवेल राइट, कौन सा आप प्रिफर करेंगे? यू विल ऑलवेज प्रिफर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ज्यादा बेटर है, इजी वे है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, भाई यहां तक क्लियर है सबको? बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। सब लोग बता, कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स पे जल्दी से बताइए सब लोग, क्लियर है? श्रुति बेटा, ओके बेटा श्रुति, बताइए जल्दी से। सौम्या, कृष्णा, वेरी गुड। कुशाग सर, क्लॉक रूल रिपीट कर दीजिए। मैंग, ओके बेटा, देखते हैं। क्लॉक रूल ये कहता है, बस आपको इतना याद रखना है क्लॉक रूल में कि अगर करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, तो ये जो सामने होगा, ये मैग्नेट का मान लीजिए कंडक्टर का सामने वाला फेस है, फ्रंट फेस, और पीछे ऐसे बिहाइंड दूसरा फेस है, तो ये सामने वाला जो फेस होगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने वाला फेस एंटी, एन से याद रखना, नॉर्थ पोल की तरह रहेगा, बिहेव करेगा। किसकी तरह? नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर? इस सामने वाले फेस से पीछे वाले फेस की तरफ जाएगा, ऐसा जाएगा। क्लियर है? अब इसी में याद कर लीजिए, एक याद हो गया, दूसरा अपने आप। अगर करंट क्लॉकवाइज है, कैसा है करंट? क्लॉकवाइज। कैसा है करंट? क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? साउथ पोल। सामने वाला जो फेस होगा कंडक्टर का, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब पीछे नॉर्थ हो जाएगा तो पीछे से आगे की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? रॉबर्ट जूनियर समझ गया सर? चलिए, थैंक यू बेटा, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले तो हमने स्ट्रेट करंट कंडक्टर लिया, उसको समझा। अब सर्कुलर लूप देखेंगे। क्या देखेंगे? सर्कुलर लूप। अब साइंटिस्टों ने ये कोशिश की, चलिए स्ट्रेट था तब समझ लिए, बेंड कर देते हैं लूप को, क्योंकि वायर तो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। वायर अभी देखिए स्ट्रेट भी होता है, सर्कुलर लूप आ गया। अभी हमें और नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे कॉइल शेप में, सोलेनॉइड जिसको कहते हैं। क्लियर है? तो सर्कुलर लूप, ये एक शीट है जिसमें सर्कुलर लूप लगाया गया है, यहां बैटरी लगा हुआ है, प्लस माइनस करंट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब तक करंट सप्लाई नहीं होगा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा नहीं। क्लियर है? तो जो सर्कुलर लूप होता है उसमें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, यहां डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये कुछ इस तरह है, क्लॉकवाइज है। यहां डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो ये ऐसा है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो यहां भी मैक्सवेल ने कहा मेरा ही नियम लगेगा भाई, परेशान होने की जरूरत, मैं ही हूं सब जगह। वहां भी मेरा लगा, स्ट्रेट में भी सर्कुलर लूप में मैं ही लगूंगा, लगाइए मेरा रूल बोला। चलिए इस पॉइंट पे आपको पता करना है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अपवर्ड थंब, ये फोर फिंगर का कर्ल, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये बना हुआ है। यहां पता करना है तो ये फिर मैक्सवेल का राइट है। तो आपसे पूछेगा सर्कुलर लूप में कैसे डायरेक्शन पता करेंगे, किस रूल से? तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सीधे बताइए क्या कहता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? मैक्सवेल साहब, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, hold the current carrying conductor with your right hand in where thumb indicating the direction of the current and the curl of forefinger represent the direction of magnetic field. क्लियर है? तो आप यहां पता करना चाहते हैं तो लो, ये ऐसा होगा। क्लियर है? क्लॉकवाइज, यहां डाउनवर्ड हो गया। आप करंट देखो, या एक प्रश्न पूछा जाएगा, यहां है मान लीजिए आपका ए, यहां कर दिया, वहां मार्क करके बोर्ड में दिमाग कैसे लगाते हैं आप देखिए, क्योंकि जानते हैं स्ट्रेट वाला क्वेश्चन तो खूब रट कर आया है बच्चा, तो घुमा देता है क्वेश्चन, रहेगा कुछ नहीं, केवल घुमा देगा क्वेश्चन। आपसे पूछ लेगा ए, यहां फिलअप छोड़ देगा, ए बी यहां छोड़ देगा। ठीक है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। बताइए सब लोग, ए पॉइंट और बी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा कि अपोजिट रहेगा एक दूसरे का? कमेंट बॉक्स में बताइए।
ए और बी में आपस में सेम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा या अपोजिट रहेगा? सेम रहेगा कि अपोजिट रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए भाई सब लोग कमेंट बॉक्स में, ए और बी दोनों में सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे? जल्दी से बताइए। ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, वेरी गुड पूजा बेटा, अपोजिट रहेगा, बहुत सही। क्या रहेगा? अपोजिट, क्योंकि यहां क्या है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और यहां क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो आपने पढ़ा है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स्ड। आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। वेरी गुड रॉबर्ट, श्रुति, मयंक, कुशाक, वेरी गुड बेटा, कृष्णा वेरी गुड, हंसिका वेरी गुड, वेरी गुड बेटा हंसिका। क्लियर है? तो रिवर्स हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां है एंटी क्लॉकवाइज, यहां क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। अब एक प्रश्न और बताइए, पूछ रहा हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? यहां मैं एक पॉइंट दे रहा हूं सी पर, यहां एक पॉइंट, चलिए ए बी या सी पर, ए बी या सी पर, ए बी या सी पर, कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा सर्कुलर लूप में? सी पर, ए पर या बी पर? बताइए जल्दी कमेंट करके, जल्दी बताइए। इसका आंसर भाई पहले आ रहा है। 3 ऑप्शन दिया हूं 4 की जगह में आपको, ए बी या सी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा सबसे, ए बी या सी? चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। मयंक वेरी गुड बेटा, मयंक बहुत सही, आग लगा दोगे तुम इस बार मयंक, ठीक है लग रहा है। सौम्या वेरी गुड बेटा, आशीष, पूजा, सेंटर ऑफ लूप वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप पूजा। रॉबर्ट जूनियर एट पॉइंट पी, पी तो मैंने पॉइंट भी नहीं दिया बेटा। रॉबर्ट जूनियर आयरन मैन आ गया क्या? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मेरा बताइए, आयरन मैन भी देख रहा है मेरा वीडियो, मैं हॉलीवुड में भी फेमस हो चुका हूं, हल्के में नहीं लेना आप लोग मुझको। रॉबर्ट और सेंटर, हाँ वेरी गुड, सी पर होगा, सेंटर पर होगा सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहां होगा? सेंटर पर। और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये भी पूछा जाता है, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये तो 2D है, 3D में क्या होगा? ऐसा लूप है तो ऐसा होगा, लूप से ऐसे बाहर आता होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा है तो ये लूप है तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन सेंटर पे, और सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। चलिए, और इसमें एक चीज पूछा जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लूप के रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लूप का रेडियस बढ़ा दें, डायमीटर कहते बढ़ा दें, बात वही है, रेडियस डायमीटर, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे डिक्रीज कर जाएगा। रेडियस बढ़ाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली। करंट कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, रेडियस बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन। घटा दे रेडियस को तो इंक्रीज कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया सबको? वाई मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट इन करंट। हाँ चलिए, प्रश्न ये है कि भाई स्ट्रेट क्यों होता है? क्या होता है? स्ट्रेट क्यों होता है? होता क्या है समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे दूर जाता है, पहले इस तरह रहता है, जैसे जैसे दूर जाएगा ये बेंड करके ऐसे स्ट्रेट हो, क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। जैसे आप आटा गूंथते इधर से भी मारे इधर से मारे तो स्ट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट। तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, मार मार के इसको सीधा कर देता है। क्या कर देता है? मार मार के सीधा। समझ गए? तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है इसलिए स्ट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रेट हो जाता है। क्लियर है? आप देखिए अभी जब मैं जीआईएफ में दिखा रहा था, ये क्या होता है? ऐसे ऐसे टूट के ऐसे, ये जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इससे ऐसे बिखरता जाएगा और ऐसे हो जाएगा सीधा, क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है ना?
जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, रोप, रोप टेढ़ा है, अब दोनों तरफ से खींच रहे हैं दो लोग मिलकर, अभी फोल्डेड है रोप, तो सीधा खींच रहे हैं, तो टेंशन जिसको कहते हैं फिजिक्स में, वो बीच में फोर्स लगेगा, सीधा हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ये उन लोगों ने क्या किया, और क्योंकि अब दिमाग में तो तमाम तरह के विचार आते रहते हैं, तो उन्होंने कहा भैया इसमें मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? ठीक है मोदी जी, तो क्या किया गया कि यहां नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या हो गया, ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि भैया चलो जो लूप था, लूप अब हटा के हम इस तरह कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर में कर देते हैं। इसको कहा जाता है सोलेनॉइड, इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड, जर्मन वर्ड है ये, क्या है? जर्मन वर्ड। सोलेनॉइड का मतलब होता है सिलेंडर लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जर्मन शब्द है। सोलेनॉइड का मतलब पाइप लाइक, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। तब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो उन्होंने तुरंत बताया, अगर आप सोलेनॉइड, पाइप लाइक या हेलिकल शेप ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे वायर को, तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह? बार मैग्नेट। इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स या कन्वर्टेड इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इस किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को हेलिकल शेप में पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे तो उसी को सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। तो बिल्कुल कहते हैं बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी वही लग जाएगी इसमें। इसका अपना एक, जैसे यहां साउथ, ये साउथ पोल माना गया, ये नॉर्थ माना गया। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव जिधर रहेगा उधर साउथ पोल हमेशा रहेगा, ये भी ध्यान रखना। पॉजिटिव तो साउथ पोल, नेगेटिव तो नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल मतलब पुरानी जमाने से मान लिया गया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। कन्वेंशनल मतलब यही पुराने समय से। लेकिन एक्चुअल करंट क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या फ्लो करता है एक्चुअल? निगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ साउथ पोल होगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ नॉर्थ पोल। तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो भाई बार मैग्नेट में क्या होता है? डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट पैरेलल। पढ़ाया हूं, पहला टॉपिक यही, इनसाइड द मैग्नेट पैरेलल। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, जो सोलेनॉइड होगा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो किन पर डिपेंड करेगा? तो पहला डिपेंड करेगा करंट पे। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? किस पर? करंट पर। पहला करंट पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। एन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। किस पर? नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो आप किए हैं शेप, ये कितने टर्न, जितने ज्यादा टर्न्स उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि एक किया आपने तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा किया तो इसका अपना, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड सम होकर आएगा। जितने टर्न्स करेंगे सबका मैग्नेटिक फील्ड सम होता जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ, जितने ज्यादा टर्न्स करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों बी जो होगा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी जो होगा एन नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा, कैसे ये प्रश्न पूछा जाता है, हाउ कैन यू चेंज द स्ट्रेंथ और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड? बाय इंक्रीजिंग करंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, दूसरा बाय कीपिंग अ सॉफ्ट आयरन इन द कोर। इसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन लाके रख दो। क्या रख दो? एक सॉफ्ट आयरन। क्या रख दो? एक सॉफ्ट आयरन। अब प्रश्न ये है कि सॉफ्ट आयरन किसे कहते हैं? व्हाट इज अ सॉफ्ट आयरन? तो सॉफ्ट आयरन एक आयरन का ही और होता है। सॉफ्ट आयरन एक आयरन का ही और होता है। इसके कोर सेंटर पे रख दो। ठीक है,
इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। हाँ, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया बात। तो सॉफ्ट आयरन ही क्यों रखते हैं, अदर मेटल क्यों नहीं रखते, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। कॉपर क्यों नहीं रख दे रहे हैं, सिल्वर क्यों नहीं रख दे रहे हैं? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्योंकि सॉफ्ट आयरन की वो प्रॉपर्टी क्या है कि सॉफ्ट आयरन जितनी जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतनी ही जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए अब आपको जरूरत है किसी मशीन में, जैसे मैंने बताया जेसीबी जो होते हैं, जो बड़े बड़े आयरन बार उठा रहे हैं, तो आपने बटन ऑफ किया, चलिए करंट फ्लो किया, मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट किया, उधर रख दिए। लेकिन रखना है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं खत्म हो रहा है करंट स्विच ऑफ करने पर, तो चिपका रहेगा, रख नहीं जाएगा। तो आप जाइए उसको हाथ से निकालिए, ऐसे ऐसे डंडा लेके ऐसे ऐसे करिए, पता चला आपके ऊपर ही गिर गया, तो आपको फिर ऐसे झाड़ू लगा के निकाला जाएगा, थैले में भर के ले जाया जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम चाहें तब वो मैग्नेट बन जाए, जब हम ना चाहे वो ना रहे, छूट जाए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसीलिए सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं कि जितना जल्दी वो मैग्नेटाइज होता है उतना जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय कीपिंग अ सॉफ्ट आयरन इन द कोर में एक सॉफ्ट आयरन रख देने से। डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, एक प्रश्न और, अभी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पोल ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तुम डायरेक्शन, आप लोग डायरेक्शन चेंज कर दीजिए करंट का, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, क्या चेंज हो जाएगा? पोलैरिटी, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। पूछेगा हाउ कैन यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ अ सोलेनॉइड? तो सिंपल आंसर हो जाएगा बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, पोलैरिटी चेंज, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल उधर साउथ पोल, जिधर नेगेटिव टर्मिनल उधर। आप इसी बैटरी को उठाइए और पलट दीजिए, इस बैटरी को उठाइए पलट दीजिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल उधर हो जाएगा, नेगेटिव उधर, तुरंत ये पोल चेंज हो जाएंगे, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, वो साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है सबको? व्हाट हैपेंड इफ यू पुट स्टील इन सोलेनॉइड? ठीक है, हाँ क्लियर है। स्टील देखिए फेरोमैग्नेट का ही एक पार्ट होता है, आप लोगों ने स्टील एलॉय है, अब स्टील का ही, आयरन का जो एलॉय होता है स्टील जिसमें मिला होता है वो बिल्कुल एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो एल्निको आपको बताया मैंने, जिससे जनरली जो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं एल्निको, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट, ठीक है, का एलॉय होता है एल्निको, एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट का एल्निको, एल्निको ये एलॉय है, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट। जो आप देखते होंगे टॉय वॉय के बहुत मैग्नेट है वो जनरली एल्निको का ही बना होता है, तो इसीलिए एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट को ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कुछ दरवाजे की कुंडी उंडी में देखिए थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, इतने उसमें कुछ ना कुछ फेरस है। अब फेरस कितने परसेंट है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? If we put steel in solenoid, it behaves like permanent because steel is a alloy and it contains ferrous. आयरन जरूर कंटेन करता है किसी न किसी मात्रा में, किसी में ज्यादा किसी में कम। क्लियर है? समझ गए? क्लियर हो गया ये आप लोगों को? यही जब इसके अंदर आप क्या रख दिए, सॉफ्ट आयरन कोर, तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। अब आपको डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस बताइए। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो क्या डिफरेंस है परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में? तो पहला आपका डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट जनरली डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, अपना मैग्नेटिज्म नहीं लूज करते। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, बाय स्विचिंग ऑफ द करंट, करंट स्विच ऑफ कर दीजिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होगा, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। परमानेंट जो मैग्नेट होगा उसकी आप स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि बताया हूं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय कीपिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन, सॉफ्ट आयरन कोर पे रख देने से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने से, करंट इंक्रीज कर देने से। क्लियर है? समझ गए? यस पूजा बेटा, पोलैरिटी कैन बी चेंज,
पोलैरिटी कैन बी चेंज टेम्परेरी मैग्नेट में, परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही टेम्परेरी मैग्नेट है। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आपका अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक? आपका अगला टॉपिक है कि आप लोग ये बताइए कि जब किसी करंट करेंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स। क्लियर है? जैसे ही मान लीजिए एक नॉर्थ एक साउथ पोल का मैग्नेट, इसके बीच में कोई भी करंट करेंग वायर रखेंगे, मान लीजिए ये वायर है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इस पर फोर्स लगाएंगे। इस चैप्टर में आप लोग समझ लीजिए मैग्नेटिज्म में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ओस्टेड साहब, एम्पियर, फराडे, आगे आप जाएंगे लेंस पढ़ेंगे, बायोट सबार्ट्स पढ़ेंगे, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बेसिक खोज तो ओस्टेड साहब ने किया, बताया उन्होंने कि करंट करेंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो अब प्रश्न ये आया कि किसी करंट करेंग कंडक्टर को चलिए हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है? जब किसी करंट करेंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये जो करंट करेंग कंडक्टर है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मान लीजिए यहां करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से इधर, तो ये आई हो जाएगा, यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगा करंट का चेंज होने पर, ये इधर ये इधर। ठीक है, चलिए आपको पहले मैं स्ट्रेट करंट कंडक्टर रखकर दिखाता हूं। आर्मेचर था ये, आर्मेचर ना रख के स्ट्रेट में बताता हूं। मान लीजिए ये है करंट, डायरेक्शन आई है, इसमें करंट है आई। तो जब किसी करंट करेंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे आप, जब किसी करंट करेंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस करंट करेंग कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इन दोनों मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे को रखेंगे जिसका अपना, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। ये लगाएगा कुछ नॉर्थ, तो ऐसे खींचेगा ना अपनी तरफ इसको, ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, और जो करंट करेंग कंडक्टर इसका ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो जब किसी करंट करेंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। इसी प्रिंसिपल पर जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं वो चलते हैं। फैन सिंपल आप जो टॉयज देखते हैं उसमें जो मोटर्स लगे हुए हैं, टुल्लू पंप आपके यहाँ होता है, फैन, जितने भी मोटर हैं इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ when a current carrying conductor kept in a magnetic field it experiences a force। वो एक फोर्स महसूस करेगा, समझ गए? जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा तो ये घूमेगा, इसीलिए फैन ऑन रोटेट करता है, घूमता है। फैन में देखते हैं कितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होते हैं। कॉपर की बाइंडिंग करवाना है, एल्यूमिनियम, सिल्वर की तो कोई करा नहीं सकता, सिल्वर इतना महंगा है, ठीक है, अंबानी के अलावा। किसी के यहाँ है सिल्वर की बाइंडिंग? बताएगा जिसके यहाँ हो भाई, ठीक है, क्लियर है? तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें इसलिए ज्यादा होता है, देखती है कितनी एल्यूमिनियम और कॉपर की वायरिंग होती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब प्रश्न आया कि जब किसी करंट करेंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, चलिए ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कैसे फोर्स की स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी? तो प्रश्न आ गए, फ्लेमिंग साहब आ गए। अब कौन आ गए? फ्लेमिंग। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। कौन बताऊंगा? मैं। फ्लेमिंग साहब ने क्या कहा? लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड रूल। क्या लीजिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बना हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा? थंब किसका? फोर्स का। किसका? फोर्स का। ये किसका? करंट का। ये किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ये किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। थंब फोर्स का, जो आपका फोर फिंगर किसका रिप्रेजेंट? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? और ये आपका जो मिडिल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। किसको? करंट को। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये भी बताया गया जब करंट करेंगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखोगे तब मैक्सिमम फोर्स लगता है। ये भी आपसे पूछेगा कि कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा? जब कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे यहां परपेंडिकुलर रखा है। क्या रखा है? परपेंडिकुलर, तब फोर्स मैक्सिमम होता है। क्या होता है? फोर्स मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो फ्लेमिंग साहब ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया। आप पता करना है आपको डायरेक्शन, लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर्स,
ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। आप लोगों को वहां पूछेगा बताइए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड 3 fingers, thumb, middle and the forefinger perpendicular to each other, in which thumb represent the direction of force, forefinger represent the direction of magnetic field and current। ये किसका करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर। आपका राइट हैंड रूल कटा हुआ फ्लेमिंग का, नहीं तो वो एमआई में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ईएमआई में है, वो कटा, डिलीटेड है टॉपिक, तो वो हम नहीं देखेंगे, केवल यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? अब बात ये आती है जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो पहला तो करंट पर, पहला किस पर, करंट पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कंडक्टर की। दूसरा किस पर, मैग्नेट की पावर पर। किस पर, मैग्नेट, जो आपने मैग्नेट रखा है उसकी पावर पर, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखे हैं, कितना पावरफुल मैग्नेट रखे हैं, उस पर फोर्स डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। सी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किस पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। किस पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जितना बड़ा कंडक्टर रखेंगे उतने ही क्षेत्र में, ज्यादा बड़ा कंडक्टर तो ज्यादा क्षेत्र में उसके फोर्स लगेगा, जितना बड़ा कंडक्टर उतनी ही ज्यादा उसके पार्ट में फोर्स लगेगा, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब परपेंडिकुलर रखा होगा। कब लगेगा सर? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सिलेबस में नहीं है, लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड ईएमआई में लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और ईएमआई आपका डिलीटेड है। ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर, किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और किस पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो आप मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये यहां समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या लगेगा आपका, फोर्स लगेगा। जितना बड़ा लेंथ ऑफ कंडक्टर उतना ही ज्यादा फोर्स। क्लियर है? आप कहेगा डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं फोर्स का, तो आप बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखिए, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसी में बताइए आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है ये यहां कर दीजिए, जो चेंज नहीं हो जाएगा करंट, करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दीजिए, करंट कांस्टेंट रखिए, दोनों में से किसी एक, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में से दो में से एक किसी को कांस्टेंट रखिए, दूसरा चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स का भी रिवर्स चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। लेकिन अगर आप दोनों को चेंज कर रहे हैं एक साथ, एक प्रश्न अभी आया था कहीं एग्जाम बोर्ड, प्री बोर्ड में, कि वी आर चेंजिंग बोथ द डायरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेट एज वेल एज द करंट, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, करंट का भी, तो क्या होगा, नो चेंज। अगर दोनों को एक साथ रिवर्स कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर एक को कांस्टेंट रख रहे हैं, चाहे मैग्नेट को और चाहे करंट को, और एक को चेंज कर रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दोनों को एक साथ रिवर्स कर रहे हैं, नो चेंजेस। क्या हो जाएगा, नो चेंजेस। क्लियर है? तो आपको मैंने ये बताया कि जब किसी करंट करेंगे कंडक्टर को किस में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर फ्लेमिंग साहब आगे उन्होंने कहा मेरा नियम लगेगा यहां, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये किसका, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स तीनों पर। करंट बढ़ा दिए तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ज्यादा। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा फोर्स। फिर किस पर डिपेंड करेगा, जो डायरेक्शन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन फोर्स का। एक को चेंज कर देंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखिए, चेंज। दोनों एक साथ रिवर्स कर रहे हैं, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। सर लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, अरे ध्यान दिया करो आप लोग, लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा अभी बताया हूं, सुनिए। लेंथ पर इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि अब इतना बड़ा मैग्नेट है, मान लीजिए इसका पूरा यहां तक है मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर है? ये तो अब मैं इतना बड़ा कंडक्टर रख दूं केवल, तो इतने ही एरिया पे तो फोर्स लगेगा, केवल इतने पे। अब इतना बड़ा एक कंडक्टर रख दो जिसके ज्यादा एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो जितना बड़ा कंडक्टर, लंबा कंडक्टर होगा, उतना ही ज्यादा उसका कांटेक्ट में पार्ट आएगा फोर्स के।
इसलिए लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इसके भाई अगर मान लो ये 1-2 सेंटीमीटर, तो इतने में इसके 5 सेंटीमीटर का अगर ये है तो इसके 5 सेंटीमीटर पार्ट पे फोर्स लग रहा है। क्लियर है? जैसे आप पानी पे सो जाइए, ऐसे आपने आप फर्स्ट फोर्स पढ़ा है 9th में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में। ऐसे खड़े रहिए पानी में तो आप सिंक कर जाते हैं, लेट जाइए तो सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा बॉडी पार्ट पे फोर्स लग रहा है तो आप फ्लोट करते रहे। यही है ना प्रिंसिपल शिप के फ्लोट करने का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है? तो सेम वही है यहां। क्लियर हो गई सबको बात? क्लियर है? बताइए कमेंट बॉक्स में, सब लोग बताइए, जिसको कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। लास्ट तक लगे रहना है, आज मैग्नेटिज्म जड़ से खत्म कर दूंगा मैं। जाइए फिर पेपर में देखिए जलवा, मेरा ही नाम जपेंगे, ठीक है, जप नाम, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर है सबको? बच्चा लोग सब लोग बताइए। सौम्या वेरी गुड बेटा, पूजा, अनुष्का वेरी गुड, सूर्यांश वेरी गुड बेटा, कृष्णा वेरी गुड। बताइए जल्दी से सब लोग कमेंट करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। बस 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है तो आपका मैग्नेटिज्म खत्म आज से, सरदर्दी आपका। हाँ क्वेश्चन भी करवाऊंगा बेटा, परेशान मत रहिए। पहले आज लेक्चर खत्म कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन एक टॉपिक में सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर का। सर अगर सोलेनोइड में बाहर मैग्नेट रख देंगे तो क्या होगा? सोलेनोइड में बाहर मैग्नेट रख देंगे, अगर ऑल्टरनेट रख दोगी, अगर जो बाहर मैग्नेट का पोल है उसके ऑल्टरनेट पोल रखोगी तो अट्रैक्ट कर लेगा उस वायर को, स्ट्रेंथ ही तो बढ़ जाएगा, वो भी तो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये इस्तेमाल होता है ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव कराओ तो करंट पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? सोलेनोइड में मैग्नेट रख दोगी तो करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा करंट, जो आपका डिलीटेड एरोबिक ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बेटा इसके बाद लास्ट ही टॉपिक है डोमेस्टिक सूर्यांश, पढ़ाऊंगा, यह भी है बिल्कुल। आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट। क्या पढ़ेंगे? करंट। चलिए, आपका इलेक्ट्रिक मोटर रिलेटेड है, वर्किंग ऑफ मोटर, वर्किंग ऑफ जनरेटर रिलेटेड है। थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा जो मोटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। सॉरी, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर और मोटर एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर करंट बनाता है, इसीलिए जनरेटर, ठीक है, अपोजिट होता है, उसका करंट फॉर्म करता है। जनरेटर दो तरह के, एसी एक जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। एक एसी करंट बनाने वाला, एक डीसी। अब पढ़ते हैं हम लोग एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट। आपका यहां टॉपिक है एसी डीसी करंट, उसके एडवांटेजेस एसी के डीसी के ऊपर, और दूसरा आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी एसी डीसी के, बस यही तक पढ़ना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, इससे न्यूमेरिकल एसी डीसी से नहीं पूछा जा रहा, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, जो जो करना है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां चलिए आगे देखते हैं। अब डीसी करंट क्या होता है? तो डीसी करंट मीन डायरेक्ट करंट। इतिहास आप लोग आज भी, पहले भी डीसी और एसी को लेकर बहुत मामला गर्म रहता है, कौन बेटर है, क्या बेटर है। इसी को लेकर टेस्ला साहब और एडिसन के बीच में काफी विवाद चला, आप लोगों जानते भी होंगे काफी लोग, क्योंकि टेस्ला साहब का जन्म 1856 में हुआ, 1856 में। उस समय एडिसन साहब काफी आगे निकल चुके थे, पूरे अमेरिका को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे एडिसन साहब ही, डीसी करंट उनकी कंपनी। क्लियर है? फिर 1893 में एक मीटिंग हुआ अमेरिका में, आप लोग नियाग्रा वाटरफॉल जानते होंगे, नियाग्रा वाटरफॉल, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना था 1893 में। तब पॉलिटेक्निक का रोल के टेस्ला साहब
एक बढ़िया साइंटिस्ट भी बन चुके थे, एडिसन साहब की कंपनी में काम भी किए काफी दिनों तक, लेकिन दोनों में पटती नहीं थी क्योंकि दोनों स्कॉलर थे, बुद्धिमान आदमी थे, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते। डीसी की प्रॉब्लम, करंट की प्रॉब्लम क्या थी उस समय, एडिसन साहब की कंपनी पूरे अमेरिका में डीसी सप्लाई करती थी, उसकी प्रॉब्लम यह थी कि डीसी करंट ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो पाता था, एनर्जी लॉस बहुत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, लो वोल्टेज को ज्यादा दूर तक नहीं ट्रांसफर किया जा सकता क्योंकि एनर्जी लॉस बहुत होता है, हाई वोल्टेज को ट्रांसफर करना आसान होता है। क्लियर है? बस थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हाई वोल्टेज आपका जो रहेगा उसमें थोड़ा वायर, थिक वायर लगते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है करंट ज्यादा स्मूथली फ्लो करेगा थिक वायर में एज कंपेयर टू थिन वायर, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पढ़ा है। क्लियर है? तो इन्होंने कहा टेस्ला साहब ने कि मेरे पास एक है फॉर्मूला, ये एक तरीका है, हम एसी करंट बनाएंगे। तो उन्होंने भाई कंपनी को निकाल दिया, सोचा कि ये दिक्कत करेगा। बाद में वो एक बिजनेसमैन से मिलके जो नायग्रा वाटरफॉल का टेंडर होने वाला था उस पे एडिसन साहब जाते हैं कि मैं ले लूं ये पूरा ठेका, मैं बनाऊंगा करंट, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि उनसे सस्ते दामों पे एडिसन साहब की कंपनी देने के लिए तैयार, सॉरी निकोलस टेस्ला साहब की कंपनी देने के लिए तैयार थी। एडिसन साहब महंगा डिमांड कर रहे थे, सरचार्ज ले रहे थे पर चार्ज सप्लाई का। वहीं फर्स्ट टाइम टेंडर मिलता है इनको एसी करंट बनाने का, नियाग्रा फॉल्स 1893 में एसी करंट तब बनने लगा, और जब से एसी करंट आ गया है सारा दिक्कत खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसी के फायदे ही फायदे हैं, डीसी का भी बहुत इस्तेमाल है। डायरेक्ट करंट, कंप्यूटर, सेलफोन, जितने भी सिंपल डिवाइसेस वो डीसी से ही चल रहे हैं, जो आपका चार्ज होता है। क्लियर है? एक बार एक लड़की का चार्जर खराब हो गया, ठीक है, एडाप्टर खराब हो गया, आप लोग देखे होंगे, अब तो अलग अलग हो जाता है, पहले जुड़ा हुआ आता था, वहां से वायर काट के डायरेक्ट लगा दी प्लग में और फोन में अपने लगा दी, धुआं धुआं हो गया फोन। क्योंकि जो चार्जर के एडाप्टर है वो एसी लेके डीसी में कन्वर्ट करता है, आपका फोन डीसी करंट लेता है, उसको आप आगे का हटा के डायरेक्ट वायर ऐसे निकाल के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, धुआं तो निकल ही जाएगा, क्योंकि उसको एसी करंट मिल गया फोन को। ठीक है, तो ज्यादातर अप्लायंसेस डीसी पे काम करते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं इन्वर्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इन्वर्टर का क्या नियम है? इन्वर्टर का नाम ही इन्वर्ट करना, इन्वर्टर दोनों करता है, पहले वो एसी करंट को लेता है, इन्वर्टर पहले एसी करंट लेगा, उसको कन्वर्ट करता है डीसी में। इन्वर्टर पहले एसी करंट लेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहां एक लगा होता है कन्वर्टर, क्या लगा होता है, कन्वर्टर, वो एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में। फिर अंदर डायोड लगे होते हैं, डायोड सेमीकंडक्टर का बना होता है, इसलिए डीसी करंट में एक दिक्कत ये अभी पढ़ाऊंगा मैं कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, और सेमीकंडक्टर हमारे पास है नहीं। ताइवान पे देख लीजिए मामला चल रहा है, चाइना कब्जा करना चाहता है, इसीलिए अमेरिका भी की नजर है उस पर, इसीलिए ताइवान का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आता है, ताइवान और रशिया। सेमीकंडक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, इसीलिए इतने एक्सपेंसिव हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, रेक्टिफायर, उसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही रेक्टिफिकेशन कहते हैं पूजा बेटा। क्लियर है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को ही रेक्टिफिकेशन कहते हैं, जो डिवाइस करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो ये क्या करता है, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा डायोड, फिर से उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसी, इसी को इन्वर्ट करना कहते हैं। डीसी से एसी में बदल दिया तो उल्टा इन्वर्ट कर दिया, इसी को इन्वर्टर। यहां लगा होता है कन्वर्टर, डीसी को एसी में, सॉरी एसी को डीसी में, और यहां लगा होगा इन्वर्टर, फिर से वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके सप्लाई कर देता है तुम्हारे घरों पे। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर भी काम करता है, एसी डीसी ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सही। एसी करंट बनाना बहुत आसान है, अब पढ़ लेते हैं पहले एसी डीसी। डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, रुक जाइए एक मिनट, चलिए आप लोग यहां देख रहे होंगे, यहां ध्यान से देखिए। डीसी करंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, देखिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एसी का डायरेक्शन देखिए चेंज हो रहा है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहां भी समझिए ये एसी करंट है, ये क्या है, एसी करंट, चार्ज गया फिर वापस आया, तो ये इस तरह चेंज करता है डायरेक्शन।
ये यहां दिखाया गया है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहां से यहां तक को एक वेव कहते हैं, वेवलेंथ, एक वेव। क्लियर है? ये देखिए सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है डीसी, बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो डीसी करंट उसे कहते हैं द करंट विच फ्लोज इन अ यूनि डायरेक्शन या इन अ सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट। द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो करंट रेगुलर इंटरवल टाइम में अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको एसी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट करंट। क्लियर है? जितने भी सप्लाई लाइन आपको सब एसी करंट है। 220 जनरली घरों पे 220 वोल्ट भेजा जाता है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इंडिया में वो 220 वोल्ट लिखा रहता है, 220 वोल्ट में चलाएंगे, 240, इससे ज्यादा नहीं। तो 220 440 फैक्ट्रीज में भेजा जाता है वोल्ट। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन चेंज करता है रेगुलर इंटरवल में, और ये डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन में फ्लो करता है। समझ गए? ये अंतर है दोनों में। ये यहां समझा रहा है वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव की जो लंबाई होती है वेवलेंथ, ये यहां जीरो मानते हैं, जीरो से पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये एक वेव की लंबाई यहां से यहां तक, वन वेव, इसको वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से। क्लियर है? और ये एम्पलीट्यूड कहता है, इसकी हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एक वेव, तो एक सेकेंड में जितने वेव बनते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? ये आपका टॉपिक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेव फॉर्मिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव फॉर्मिंग इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वेव बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। अब मुझे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया में जो एसी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये आपका सिलेबस में टॉपिक भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितनी है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। किसमें? एचजेड, हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। क्या है? यूनिट है, नोट कर लीजिए। क्या है? यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी है। पूजा, वेरी गुड पूजा बेटा, 50 हर्ट्ज है। वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड सौम्या, 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज है इंडिया में। अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज अमेरिका में। क्लियर है? वेरी गुड मयंक बेटा, वेरी गुड मयंक, 40 नहीं 50। कृष्णा, वेरी गुड बेटा कृष्णा। अनुष्का बेटा, वेरी गुड, 50 हर्ट्ज, वेरी गुड, वेरी गुड मयंक। कुशाग्र, चलिए क्लियर है? तो कितना हो जाता है? 50 हर्ट्ज, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। कितना है? 60 हर्ट्ज। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, टाइम पीरियड 1/t। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है इंडिया में करंट, एसी करंट। कितनी बार? 100 बार। क्योंकि देखिए एक बार ये 1 2 एक सेकंड में इतना पहुंचेगा, तो एक बार ये चेंज किया, 2 बार का। 50 हर्ट्ज में कितनी बार? 1 हर्ट्ज में 2 बार, तो 50 हर्ट्ज में 100 टाइम। कितने टाइम? 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा 50 हर्ट्ज में। कितनी टाइम? 100 टाइम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो F इक्वल टू 1/t। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी इनवर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम, ये कह सकते हो वेवलेंथ जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम। क्लियर है? अब आपका टॉप, और ये देखिए ये डायग्राम है, ये यूनि डायरेक्शन में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन में डीसी करंट फ्लो करेगा, और ये डायरेक्शन चेंज करेगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? अब आपका टॉपिक रहेगा एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी के क्या एडवांटेजेस हैं डीसी के ऊपर, ये तो आपको रट कर जाना है। एसी के एडवांटेजेस डीसी पर रट कर जाओ इसको, बिल्कुल क्लियर है? क्या है भैया एसी के एडवांटेजेस डीसी के? क्या है? तो पहला, इट इज चीप, सस्ता है इसको बनाना। ये एक्सपेंसिव है। क्या है? ये एक्सपेंसिव है। ठीक है? ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है। क्या है ये? क्योंकि इसमें जो कन्वर्टर लगता है इसको कन्वर्ट करने के लिए डीसी में डायोड का इस्तेमाल होता है, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर को बनाने में बहुत मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्या है? इसमें पावर लॉस बहुत होता है। पावर लॉस बहुत होता है। क्या होता है? पावर लॉस। इसमें लेस पावर लॉस होता है, कम पावर लॉस। ठीक है? कम पावर लॉस होता है। क्लियर है? क्लियर है?
समझ में आ गई बात? सस्ता, चीप, एक्सपेंसिव, लेस पावर लॉस, इसमें सॉरी ज्यादा पावर लॉस होता है डीसी को। सर एसी को का टॉलरेंस कितना होता है फ्रीक्वेंसी का? टॉलरेंस किस सेंस में पूछ रहे हो? टॉलरेंस एसी की बर्दाश्त करने की क्षमता तो भाई 60 हर्ट्ज तक है। अभी आपका जो उस पर डिपेंड करता है ना, आपके कंडक्टर पर, कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो एसी के एडवांटेजेस क्या है? चीप होता है, एक्सपेंसिव है इसको फॉर्म करना, समझ गए? क्लियर है? क्योंकि ज्यादातर जो हमारे यहाँ सब स्टेशन हैं, किसी पर्टिकुलर शहर से बाहर सब स्टेशन से ही ट्रांसपोर्ट करके वहां ला जाता है नगरों में। वहां सब स्टेशन होते हैं, वहां से पावर हाउस, कहां? पावर हाउस, ठीक है, वहां से सप्लाई किया जाता है। तो डीसी को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती है। या ये भी लिख सकते हैं, ये इजी टू ट्रांसपोर्ट, क्या है ये? इजी टू ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करने में, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में इजी है। ये क्या है? आसान नहीं है, पावर लॉस ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? पावर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है एसी और डीसी में। एग्जाम्पल पूछे तो डीसी आपके जितने भी सेल है, बैटरी है, ठीक है, मोबाइल फोन, ये डीसी जनरेटर भी होता है, सब डीसी करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डीसी करंट। क्या बनाते हैं? डीसी करंट। एसी आपका सप्लाई लाइन ही है। क्या है? सप्लाई लाइन ही है एसी। क्लियर है बात? क्लियर हो गई सबको? चलिए अब आपका लास्ट टॉपिक है, क्या है लास्ट टॉपिक? ये है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है टॉपिक? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो डोमेस्टिक, एसी कैन नॉट स्टोर बट डीसी कैन बी स्टोर्ड। हाँ क्लियर है, एसी कैन नॉट बी स्टोर बट डीसी कैन बी। ट्रांसफार्मर जो होते हैं, आप लोग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12th में पढ़ेंगे, उसमें अभी तमाम कॉन्सेप्ट है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें से हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए कहते हैं स्टेप डाउन स्टेप अप करने में डीसी। ठीक है, स्टेप अप मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, स्टेप डाउन मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, बहुत टॉपिक है, वो आपका यहां नहीं है। करंट भी यही नहीं खत्म हो जाता कि ये दो टॉपिक मैंने एसी डीसी बढ़ा दिया तो नहीं आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए, ऐसा नहीं है। 12th में बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रहा है, अलग से पूरा टॉपिक ही है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, जितना भी 10th में वो 12th में मिलता है, 9th का 11th में मिलेगा, 10th का पूरा 12th में मिलेगा। पूरा मैग्नीशियम बुक आपका वेट कर रहा है। तो ये नहीं सोचिए आप लोग कि नहीं यही सब हो गया खत्म, ठीक है, ये तो आपका एक बेस बना रहा है। बाकी आप बहुत पढ़ेंगे अभी करंट के बारे में, इतना ही करंट नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर है? समझ गए? चलिए क्लियर है, चलो देखते हैं आगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मतलब जो घरों में वायरिंग होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब घरों में जो वायरिंग होता है। चलिए मुझे आप लोग एक आंसर बताइए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक में? जल्दी बताइए सब लोग कमेंट करके, सब लोग बताइए डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे? सौम्या बेटा वेरी गुड, पैरेलल, वेरी गुड सौम्या, बहुत बढ़िया बेटा। फिर मैं आप लोगों को एक चीज कह रहा हूं, 90% प्लस लाइए, यही स्लाइड में आपका फोटो लगेगा। क्लियर है? मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं, फिर कह रहा हूं डेली हर वीडियो में। वेरी गुड आशीष, प्रखर, वेरी गुड बेटा, पूजा, कुशाग्र, वेरी गुड। पैरेलल, पैरेलल क्यों पैरेलल प्रेफर करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला रीजन क्या है, क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि उसमें सफिशिएंट वोल्टेज, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको सफिशिएंट, क्योंकि सेम वोल्टेज मिलता है। और आपके घरों में हाई पावर के कई अप्लायंस चलते हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हीटिंग अप्लायंसेस में जैसे गीजर, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, तो सबको सफिशिएंट वोल्टेज चाहिए तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको सफिशिएंट वोल्टेज मिलता है। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा क्या है रीजन? दूसरा रीजन क्या है
क्या है, वन अप्लायंस डिफेक्टेड अदर विल बी नॉट अफेक्टेड। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो एंड टू एंड ऐसे जुड़ा हुआ है, तो अगर एक खराब हो गया तो बाकी भी चलेंगे नहीं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसा है, मान लो एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, तो पैरेलल में अगर एक खराब हो गया तो भी सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए प्रेफर करते हैं। क्लियर है, समझ गए। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम लगता है, क्लियर है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है, क्लियर है, समझ गए, क्लियर है सब आप लोगों को, कोई दिक्कत, ये रीजन है इसका। तो यहां देखिए क्या होता है, आप अपने घरों में देखे होंगे, ये मान लीजिए पोल है आपका, क्या है, पोल है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई लाइन आ रहा है आपका। ये अब एक प्रश्न आता है, फ्यूज किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्यूज, फ्यूज किसे कहते हैं, तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज अगर आपसे पूछे किस लिए सेफ्टी डिवाइस, आपके जो सर्किट है उसको ओवरलोडिंग से, शॉर्ट सर्किटिंग से फ्यूज बचाता है, प्रिवेंट करता है। अब प्रश्न आएगा, फ्यूज हमेशा किसमें लगाओगे, लाइव वायर में, किसमें लगाओगे, फ्यूज को कनेक्ट करोगे लाइव वायर। आपने पढ़ा 3 तरह का वायर, लाइव वायर, लाइव, न्यूट्रल, न्यूट्रल और एक अर्थ वायर, एक अर्थ वायर, अर्थ वायर, ठीक है। लाइव न्यूट्रल तो होता है, अर्थ वायर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अब रिच पीपल अपने यहां तमाम तरह की वायरिंग कराते हैं, अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। गरीब आदमी एक वायर लाया, लगाया, एक बल्ब टांग दिया, बात खत्म। ठीक है, समझ गए। मोदी जी ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करा ही दिया है, ठीक है, उससे और वो हो गया है, तो वो लोग ज्यादा ताम झाम नहीं दे। और रईसों के यहाँ सिस्टम होता है पूरा, ये गीजर के लिए, मेरा स्पेशल इसके लिए, ये मेरे बेटे के फोन चार्जिंग के लिए, ये उसके सिस्टम चार्जिंग के लिए, जिसमें पबजी खेलेगा, वो स्पेशल रूम है पबजी का, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर गेमर बनेगा, क्लियर है। तो ये अर्थ वायर आपकी सेफ्टी के लिए होता है, जिसको अर्थिंग कहते हैं, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर रेड, न्यूट्रल, 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 ब्लैक, क्या ब्लैक, ये कभी ब्लू भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां से फ्यूज वायर हमेशा लाइव वायर में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, लाइव वायर। अब एक प्रश्न और पूछेगा, जो फ्यूज होता है ट्रेडिशनल फ्यूज, इसी की जगह अब एमसीबी इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज जो वायर आपके घरों में देखेंगे, ऐसे ऐसे वायर इसमें लगा रहता था, तो ये वायर किसका लगा होता है, प्रश्न है। चलिए बताइए, फ्यूज वायर हाई मेल्टिंग पॉइंट का होगा या लो मेल्टिंग पॉइंट का लगाएंगे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्यूज वायर हाई मेल्टिंग पॉइंट का लगाएंगे कि लो मेल्टिंग पॉइंट का। सर अगर सिर्फ लाइव वायर पकड़ ले, लटक जाए तो कुछ होगा, लाइव वायर पकड़ लोगे तो बेटा तुम लाइव रहोगे कि नहीं, इसका चांस कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, सॉल्ट, लाइव वायर तुम पकड़ लिए तो पूरा करंट तुम्हारे बॉडी से सॉल्ट निकाल दो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बॉडी सॉल्ट निकालो, बात खत्म, कुछ नहीं होगा तुमको। तुम जाओ वायर पे चलो, ऐसे सर्कस दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। और अगर इधर लाइव, इधर क्या पकड़ लिए, न्यूट्रल, तो तुम बन गए कंडक्टिंग पाथ, तुमसे करंट फ्लो होगा 440 वोल्ट का, 220, बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट लगाएंगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, श्रुति, प्रखर, कृष्णा, पूजा, कुशाग, वेरी गुड। लो मेल्टिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट का लगाएंगे, लो, क्यों, क्योंकि तुरंत क्या हो जाए, करंट पास हो तो तुरंत क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए। अचानक करंट ज्यादा आ गया, मेल्ट कर जाएगा तो सप्लाई लाइन कट हो जाएगा, तुम्हारा पूरा सर्किट बचा रहेगा, तभी तो सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस। और एलॉय का जनरली इस्तेमाल करते हैं, किसका किसका एलॉय, टिन और किसका किसका एलॉय, टिन और किसका किसका एलॉय इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। टिन और लेड का, टिन और लेड का, टिन और लेड का ही एलॉय इस्तेमाल करेंगे, जिसको शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोल्डर। कैया देखे होगे, क्या देखे हो, जिसको लोकल भाषा में कैया कहते हो, मेल्ट करके रेडियो बनाया करते हैं ऐसे टीवी में, वो शोल्डर ही होता है, समझ गए, उसका बना होता है,
तो लो मेल्टिंग पॉइंट लगाएंगे, क्लियर है। लाइव वायर में हमेशा फ्यूज को लगाएंगे। अब एक प्रश्न ये है, मान लीजिए आपके करंट की, मान लीजिए आपके सर्किट की पूरी कैपेसिटी 10 एम्पियर करंट की है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 एम्पियर, कितनी है, 10 एम्पियर। तो बताइए फ्यूज कितने का लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके पूरे सर्किट की कैपेसिटी 10 एम्पियर करंट है लोड लेने की, तो बताइए फ्यूज कितने का लगाएंगे। जल्द से जल्द आंसर बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बच्चा लोग लगे रहिए, ठीक है। नंबर लाना, अच्छे नंबर इस बार, ठीक है, तभी तुम लोग बताओगे ये कमाल किसका है, ठीक है। सूर्यांश बेटा 11 एम्पियर का क्यों लगा दोगे, तो फायदा ही क्या है, 10 एम्पियर का, वेरी गुड। जितने एम्पियर का मैक्सिमम कैपेसिटी उतने का या उससे लेस देन का लगाते हैं, कम का या उतने का ही, या उतने का ही लगा दो, या उससे लेस देन। क्यों, उससे ज्यादा 11 एम्पियर लगा दिए और 10.5 हो गया, तो आपका मतलब ही क्या है, 10 तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लगा दिए तो मतलब क्या है, सेफ्टी डिवाइस लगाने का, उससे ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो हमेशा याद रखिए कि जितना दिया गया है उससे लेस देन या उतने का ही, उससे लेस देन लगाइए, ज्यादा बेस्ट है, क्लियर है। इसको एम्पियर रेटिंग कहते हैं, कितने एम्पियर रेटिंग का आप फ्यूज लगाएंगे, क्लियर है सबको, क्लियर है, वेरी गुड बेटा। श्रुति सर अर्थ वायर थिकर क्यों होती है, ताकि स्मूथली करंट फ्लो हो सके, आप लोगों ने पढ़ा है जितना थिक वायर होगा उतना ही बेटर करंट फ्लो करता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद करिए। तो रेजिस्टेंस जितना थिक वायर उतना रेजिस्टेंस कम, उतना स्मूथ करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, स्मूथ करंट फ्लो करेगा। आप यहां देखिए सब जगह ये 2 वायर जाएगा आपके घरों में, ये गया आपके बेडरूम में जहां आप रील्स बनाते हैं, ये गया आपके बेडरूम में जहां आप रील्स बनाते हैं, ठीक है, ये आपका बेडरूम। और हमेशा देखिए 3 सॉकेट का पिन लगता है, तो ज्यादा जितने भी हाई पावर अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 सॉकेट इस्तेमाल होता है, सिंपल में 2 ही होता है, जनरली सेफ नहीं होता, 3 सॉकेट, लाइव न्यूट्रल, एक अर्थिंग वाला। अर्थिंग क्यों किया जाता है, घरों की आपके सेफ्टी के लिए। मान लीजिए अब जितने भी हाई पावर अप्लायंसेस आते हैं आयरन और उसमें भी अर्थिंग होती है। क्यों अर्थिंग होती है, क्यों अर्थिंग होती है, क्यों अर्थिंग होती है, ताकि आपको बचाया जा सके, किसी प्रकार का डिफेक्ट हो उसमें, तो मेटल बॉडी होता है उससे करंट फ्लो करेगा, और आप भी गुड कंडक्टर हैं तो आप पे भी पहुंच जाएगा करंट, इसलिए अर्थिंग होता है उस वायर को लेके। और घर के बाहर अर्थ में, ग्राउंड में एक यहां क्या लगा देते हैं, ग्राउंड में डिग करके अर्थ कर देते हैं, तो यहां से लेके उस करंट को यहां न्यूट्रल अर्थ में भेज देता है, तो आप बच जाते हैं शॉक लगने से, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके गया एक लाइव एक न्यूट्रल, एक सब जगह आपके घरों में लाइव न्यूट्रल का पेयर जाएगा, लाइव न्यूट्रल, यही घरों से आपके एक पिन से ये आ गया अर्थ वायर, यहां से भी आ गया एक अर्थ वायर, यहां से एक अर्थ, ये सब अर्थ वायर आया, यहां से अर्थ वायर आया और यहां लाके इसको छोड़ दिया गया। तो अर्थिंग इसीलिए किया जाता है आपको किसी प्रकार के शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, क्लियर है, क्लियर है सबको। चलिए अब आता है टॉपिक ये कि भैया ये बताइए, क्या बताइए, आपको ये बताना है कि ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है भाई, ओवरलोडिंग मतलब होता है व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर, व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर आर ऑपरेटेड एट द सेम टाइम। अचानक तुम बाहर से आए, मम्मी टीवी ऑन कर दी, वॉशिंग मशीन भी ऑन, फ्रिज भी ऑन हो गया एक साथ, गीजर आयरन सब, तो अचानक सर्किट में आपके बहुत हाई करंट फ्लो करने लगेगा, इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। लोड ज्यादा हो गया, क्या होगा, लोड। सर कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज उसको कहते हैं जब आप किसी करंट को फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर में, तो वो करंट को लूज करता है, क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, उसकी वजह से जो चार्ज लूज होता है उसी को कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, आप लोग अनावश्यक ये सब, ये आपका नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज ये सब क्यूरी, ये आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है, जब एक बार में कई टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक साथ ऑपरेट, हाई पावर के ऑपरेट कर दिया जाए,
तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग से हो सकता है जो आपका वीक पोर्शन हो वायर का वो मेल्ट कर जाए और आग लग सकती है उससे, इसीलिए यहां फ्यूज लगाया जाता है सेफ्टी डिवाइस। जैसे ओवरलोडिंग हुआ, ये कट गया सप्लाई लाइन, तो आपका पूरा सर्किट बचा रह गया, आप भी बचे रह गए। जैसे हमारे बॉडी में सबसे वीक सर्किट कहां का है? ब्रेन का नस। अचानक बीपी बढ़ गया आपका, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करने, सबसे पहले यही फटता है नस, ब्रेन का, क्योंकि वीक पोर्शन है। समझ गए? सिमिलरली उसी तरह किस में होता है? सर्किट में हाई ओवरलोडिंग हुआ, जो वीक पोर्शन पाएगा वायर का वहीं से क्या हो जाता है? कट जाता है। इसी लोग अपने यहां वायरिंग को क्रॉस चेक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस चेक करवाते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब तो ये बात हो गई ओवरलोडिंग, फिर होता है शॉर्ट सर्किटिंग। किसे कहते हैं? व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं भाई? शॉर्ट सर्किटिंग उसे कहते हैं व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रॉन्ग पाथ। जैसे मान लीजिए यहां कोई कट हो गया आपके वायर के, और यहां कोई मेटालिक सरफेस है, क्या है? कोई मेटालिक सरफेस, और यहां कट हो गया वायर, तो यहां से जो पाथ करंट होगा उस मेटालिक सरफेस में जाने लगेगा, और आगे अगर जा रहा है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब हाई रेजिस्टेंस का आगे कोई चीज रखा हुआ है, तो पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में। तो वो वायर वहां से आग पकड़ लेगी, मेल्ट कर जाएगी। इसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रॉन्ग पाथ। ठीक है, ड्यू टू द कट और डैमेज, कोई पार्ट डैमेज हो गया एक कट की वजह से, रॉन्ग पाथ में फ्लो किया, और जहां तक पाथ उसको मिला गुड कंडक्टर फ्लो किया, और जहां रेजिस्टेंस मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेल्ट कर जाएगा वहां से वायर, ब्रेक कर जाएगा। इसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए समझ में आ गया। ये तो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, ओवरलोडिंग हो गई, एमसीबी हो गया, फ्यूज हो गया। सही है, फ्यूज हो गया। क्लियर है? सबको क्लियर है? अर्थिंग समझ में आ गया? अर्थिंग आपके सेफ्टी डिवाइस के लिए है। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, घरों में लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। सभी घरों में नहीं, जो लोग बुद्धिमान हैं या ज्यादा पैसे वाले लोग जरूर लगवाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लाइटनिंग कंडक्टर। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने लाइटनिंग कंडक्टर खोज किया। क्या होता है? घरों के छत पे एक कॉपर का या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल का एक एंटीना टाइप लगा होता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा थंडरिंग लाइटनिंग होता है, क्या होता है? बहुत ज्यादा थंडरिंग लाइटनिंग होता है, तो वहां घरों में, अभी आपने देखा था, अभी कुछ महीने पहले कितनी कड़ाके की थंडरिंग हो रही थी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, यही से आप सब लोग थे जब अपने क्षेत्रों में कितना ज्यादा थंडरिंग हो रहा था कि डर गए थे लोग, तो वहां कई बिल्डिंग दरार पड़ गई थी उसमें। तो उसी को बचाने के लिए, बिल्डिंग को डैमेज से बचाने के लिए यहाँ एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है, जिसका फायदा ये है कि ये करंट को लेकर, और यहाँ ये ज्वाइंट होता है ग्राउंड से, अर्थ से, उसको ले जाके न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रल। इससे आपको बिजली, आपका जो बिल्डिंग है वो डैमेज होने से बच जाता है। क्या हो जाता है? बच जाता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? समझ में आ गया बच्चा लोग? सौम्या वेरी गुड बेटा, पूजा, मयंक, आशीष, क्लियर है? चलिए आपका चैप्टर यही खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वेरी थैंक यू। क्लियर है? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे इसका क्वेश्चन कराना है नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इसका पूरा क्वेश्चन करा दूं या अगला कोई टॉपिक पे मुझे लेक्चर बनाना है, आप लोग बताते जाइए। ठीक है? और आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, है ना? और अगर आपको वीडियो लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लियर है? और आप लोग जमकर मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं। क्लियर है? और पूरे जोर शोर से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। सही है बच्चा लोग? ये मैग्नीशियम अपनी तरफ से मैंने सही तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन करा दूं जितने इंपॉर्टेंट हैं, या नया कोई वीडियो लेक्चर बनाऊं मैं। क्लियर है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बनाइए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वेरी थैंक यू। क्लियर है? आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वेरी थैंक यू। क्लियर है? चलिए बाय बाय।